हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए का पेपर जो संडे को अभी हुआ है, और इसके बाद हम लोग सीडीएस का पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम एनडीए का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। तो जिस सीरीज का पेपर मैंने लिया है उसमें पहले आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे थे, 1 से 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ही पोज्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होगा बी। इसका मतलब है वह रुका और कुछ क्षणों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए रुका। जब भी आप बताते हैं कि कोई भी काम आपने किया और कितने समय तक किया, तो उसके लिए फोर का प्रयोग हमें करना होता है। यहाँ पोज के बाद इनटू और विद तो वैसे ही हमें सोचना ही नहीं था, इसके अंदर ये आ ही नहीं सकता। और बाई जो है वो आ सकता था समय से पहले, लेकिन वो तब आता है जब डेडलाइन दे रखी हो आपको कि उस समय से पहले पहले कोई काम कर लिया हो, तब आप लगाते हैं बाई। यहाँ पे आपका आंसर है वो बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लेट एट नाइट आवर कार डैश। देर रात को हमारी कार हो गई, क्या हो गई वो बताना है। तो देखिए यहाँ ब्रेक डाउन आपका आंसर होगा सही। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सडनली स्टॉप, किसी मशीनरी का, किसी भी मशीन का अचानक से रुक जाना, अचानक से फेल हो जाना कह सकते हो, काम करना बंद कर देना। स्टॉप वर्किंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉप वर्किंग। अचानक से काम करना बंद कर देने को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप वर्किंग। तो ये ब्रेक डाउन आपका आंसर होगा। ब्रेकअप जो है वो एक तो होता है लूज कनेक्शन। ब्रेकअप क्या होता है? लूज कनेक्शन, संबंध विच्छेद होना कह सकते हो। संबंध विच्छेद होने को बोलते हैं क्या? ब्रेकअप। और ब्रेकअप का मतलब एक और भी हो सकता है, किसी चीज का फेलियर, मतलब कोई सिचुएशन का, किसी मीटिंग का अचानक से फेल हो जाना, कोई सिस्टम का फेल हो जाना, वो भी कहलाता है। ब्रेक इनटू जो है वो सेंध लगाना होता है। तो मतलब इसका मतलब है टू एंटर अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। चोरी करने के इरादे से किसी के घर में घुस जाने को हम क्या बोलते हैं? सेंध लगाना, ब्रेक इनटू बोलते हैं। और ब्रेकआउट जो है वो टू अराइज सडनली होता है, अचानक से अराइज होना। युद्ध या बीमारी का अचानक से फैलना होता है। जनरली किसके लिए आता है ये? डिजीज या युद्ध के लिए, वॉर के लिए। अचानक से युद्ध का छिड़ जाना या फिर बीमारी का फैल जाना, ये मतलब होता है। आपका आंसर आएगा ब्रोक डाउन, क्योंकि ये कह रहा है हाईवे पर अचानक से देर रात को हमारी कार जो है वो बंद हो गई, ये मतलब है इसका। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आएंगे। ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी। सभी देशों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रीटी का मतलब क्या है? संधि। और ट्रीटी का सिनोनिम भी आप डाल लीजिए, आर्मिस्टिस होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? आर्मिस्टिस, संधि। ठीक है, ट्रीटी का सिनोनिम बताया मैंने। एक सिनोनिम और लिख सकते हैं आप, ट्रूस। ये किसी और परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो आपको सब चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। मैंने आपको ये बताया होगा कि साइन जो है वो अपने बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। हालांकि इस प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ साइन के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आएगा वो एक्सेप्ट आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जर्मनी और फ्रांस के अलावा सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। बीनीथ होता है वो किसी समवन और समथिंग से नीचे के लेवल पे, नीचे के अर्थ में आता है, प्रपोजिशन है। अमंग मतलब के बीच होता है। सभी देशों ने इन के बीच, तो ये तो वैसे ही दो ही दे रखे हैं, तो अमंग तो वैसे ही नहीं आना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ बीनीथ है तो नीचे के अर्थ में आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ड्यूरिंग है वो टाइम के लिए आता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, टाइम दर्शाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं मीनिंग, इसलिए आपका आंसर आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। इसका एक सिनोनिम डाल सकते हैं आप, बारिंग। इस बारिंग का मतलब भी के अलावा होता है, एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा होता है, तो बी आपका आंसर होना चाहिए। नंबर 4 में आएंगे। आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसे याद दिलाया। देखिए रिमेंबर जो होता है, जो रिमेंबर वर्ड है ये अलग होता है और रिमाइंड अलग है। रिमेंबर जो शब्द है इसका मतलब होता है याद करना, और जो रिमाइंड शब्द है इसका मतलब होता है याद दिलाना। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और रिमाइंड का मतलब क्या होता है? याद दिलाना। क्या कहना चाह रहा है कि मैंने उसे याद दिलाया? क्या याद दिलाया? कि लाइट बंद कर दे रात को, तो टू टर्न ऑफ। किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को बंद करने को स्विच ऑफ या टर्न ऑफ कहते हैं, इसलिए आपका आंसर ये आएगा। कॉल ऑफ जो होता है वो किसी इवेंट को, किसी भी प्लान्ड चीज को कैंसिल करना होता है, पोस्टपोन करना होता है।
ठीक है, स्थगित करना, रद्द करना, ये मतलब होता है, तो यहां तो आएगा नहीं ऐसा, क्योंकि लाइट्स को आप कॉल ऑफ नहीं कर सकते। ड्रॉप ऑफ जो है इसका मतलब है कि आप किसी चीज को इधर से कहीं दूसरी जगह पे छोड़ के आगे गाड़ी की सहायता से, तो उसको ड्रॉप ऑफ बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को आप गाड़ी से कहीं छोड़ के आ जाते हो तो उसको ड्रॉप ऑफ बोलते हैं। ड्रॉप ऑफ का मतलब फाल भी होता है, गिरावट आना भी होता है। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है? गिरावट आना भी होता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। और ब्रेक ऑफ जो शब्द है, ब्रेक ऑफ, ये किसी सिस्टम का फेल होना होता है ना। तो फेल कह सकते हो, और फेल क्या? कोई सिस्टम का। वैसे किसी फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग है, फिलहाल के लिए ये आप याद रख लो कि सिस्टम का फेल होना ब्रेक ऑफ कहलाता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि लाइट को बंद करने के लिए कहा है, ए आंसर आना चाहिए। फिर दे टोल्ड अस अबाउट द वुमन, उन्होंने हमें उस महिला के बारे में बताया। कौन सी महिला? अब उस महिला के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन इस महिला के लिए लगाओगे तो देखिए, ये महिला यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि सब्जेक्ट ये होगा, वर्ब आएगी आगे, तो वर्ब अगर आएगी तो सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। सब्जेक्ट जो होता है वो हु होता है। ठीक है, ये होम जो है वो तो ऑब्जेक्ट है। विच है वो वैसे ही वस्तु के लिए आता है, हालांकि विच व्यक्ति के लिए भी आता है, लेकिन वो तब आता है जब किसी ग्रुप में से एक को पिक करना हो, जब किसी समूह में से एक को चुनाव करना हो, तो हम विच लगाते हैं व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं। हुज है वो पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आता है, मतलब संबंध बताने के लिए, महिला जिसका की, फिर आगे आपको कोई ना कोई अलग तरीके से दे रखा होता, तो यहाँ तो दे रखा महिला जो रहती थी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब चाहिए तो लिव्ड हो गया, जो मतलब नजदीक रहती थी, ये मतलब है पड़ोस में रहती थी। सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आई एल सी यू डैश, आई एल सी यू एट द एंड ऑफ फेब्रवरी आपका आंसर होगा, क्योंकि एंड से पहले, जब एंड जो होता है ना, फेब्रवरी का एंड तो निश्चित हो गया ये, और जब कोई निश्चितता हो, एक पॉइंट दे रखा हो, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेब्रवरी के एंड में एट द एंड ही होता है, ऑन द एंड नहीं होता। ठीक है, एट द एंड यूज करना है। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे काम का था नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा ए। तो इसका मतलब है आई एल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा, फेब्रवरी के एंड में मिलूंगा। आई डिसलाइक फिल्म्स, मैं उन फिल्म्स को डिसलाइक करता हूं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? फिल्म्स की। फिल्म्स क्या हो गया? नॉन लिविंग। फिल्म्स क्या हो गया? नॉन लिविंग। लिविंग नहीं है। अब लिविंग नहीं है तो दोस्तों हु नहीं आएगा, क्योंकि हु है वो लिविंग के लिए आता है। हुज है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव की हमें आवश्यकता नहीं है, ये काट दो। ये भी लिविंग के लिए आता है और ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये भी काट दो, है ना। होम तो किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो ये भी काट सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट हैव सैड एंडिंग्स। मैं उन फिल्म्स को नापसंद करता हूं, ये पसंद नहीं करता, जिनकी एंडिंग है वो सैड होती है, दुखद होती है। तो दैट जो है वो वस्तुओं के लिए आ सकता है, इसलिए दैट का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द थीव्स डिनाई। देखिए, डिनाई एक ऐसा शब्द है जो अपने बाद में जेरेंड लेता है। डिनाई के बाद में क्या लगता है? जेरेंड लेता है। इसके अलावा भी खूब सारे वर्ड्स होते हैं। डिनाई के अलावा आप इसमें वर्थ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ भी जेरेंड आता है। इसके अलावा आप अवॉइड यूज करेंगे तो भी जेरेंड आएगा। लाइक डिसलाइक में भी आता है, लेकिन लाइक डिसलाइक इन्फिनिटिव भी लेते हैं। लाइक डिसलाइक जो है वो इन्फिनिटिव भी लेते हैं। स्टॉप स्टार्ट में भी ऐसा ही हो सकता है ना। लव और हेट में हो सकता है। तो ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ में हम जेरेंड लगा सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हमें चर्चा करनी थी इसकी। डिनाई के साथ जेरेंड आएगा। जेरेंड आएगा मतलब बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इतनों के साथ ही आते हैं, औरों के साथ भी आ सकते हैं। अब आप ये सोचें कि लाइक डिसलाइक में हम टू के साथ बेस फॉर्म भी देखते हैं, तो मैं बता ही रहा हूँ कि इसमें इन्फिनिटिव भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे जेरेंड वी जीरो प्लस आईएनजी आना चाहिए, और वी जीरो प्लस आईएनजी आएगा तो देखिए हैविंग, स्टीलिंग, ये काट दो, और यहाँ पे हैविंग। अब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पता हो तो आपको। ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट होता है। अगर हैविंग लगता है तो उसके साथ बेस थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ देखो थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो ये काट दीजिए। बचे ऑप्शंस दो। यहाँ हैविंग टू स्टील आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म चाहिए थी, ये काट दिया। आपका ऑप्शन आ गया ये स्टीलिंग द मनी। तो चोरों ने इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि उन्होंने पैसा चुराया, इस बात से इनकार कर गए, मुकर गए वो। नेक्स्ट था डिड यू। अब डिड के साथ बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म सभी में है, फ्रेजल वर्ब वाली बात है। ड्रॉप आउट जो होता है वो स्कूल कॉलेज छोड़ना होता है, बीच में ही स्टडी को ड्रॉप कर देना, किसी काम को करते करते ड्रॉप कर देना, वो ड्रॉप आउट होता है। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, सुनीता से मिलने की बात है। तो मिलने के लिए ब्रीफ विजिट करने को ड्रॉप इन बोलते हैं। ड्रॉप इन क्या होता है? ब्रीफ विजिट, थोड़े समय के लिए रुकना। मतलब आप इनवाइटेड नहीं हो,
आपको इनवाइट नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी आप अचानक से कुछ समय के लिए कहीं पर मिलने जाते हो तो उसको ड्रॉप इन बोलते हैं। आपका आंसर ये होगा। ड्रॉप बिहाइंड का मतलब होता है फॉल बिहाइंड। ड्रॉप बिहाइंड का मतलब क्या होता है? फॉल बिहाइंड, मतलब पिछड़ना। ठीक है। और ड्रॉप अवे का मतलब है फॉल ग्रेजुअली, धीरे धीरे गिरावट आना। धीरे धीरे गिरावट आना इसका मतलब होता है। आपका जो आंसर है वो बी होगा, क्योंकि ये ब्रीफ विजिट के लिए है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जब आप घर जा रहे थे तो क्या तुम सुनीता से मिलने के लिए रुके थे, ये मतलब है। फिर वुड यू लाइक टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म आएगी तो कौन सी है? मीट है। हालांकि मीट यहां भी है, लेकिन मीट के ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, तो सीधा ऑब्जेक्ट लेगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे दे रखा है और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मीट के साथ विद नहीं आएगा। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। राइट। तो इसका मतलब है कि आप उससे मिलना चाहोगे। ये हो गए 10 क्वेश्चंस किसके? आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। अब 11 से 15 के जो क्वेश्चन है, जिस सीरीज का पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं, इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखी है। कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकता है आपकी देखी हुई है और कुछ नहीं देखी हुई है, कोई खास बात नहीं है। आज मैं आपको तरीका बता दूंगा। इन ईडियम्स को तो आप भूलेंगे नहीं कभी। पहला है बी बैड न्यूज, मतलब कोई व्यक्ति अगर बैड न्यूज है, कोई व्यक्ति बी बैड न्यूज मतलब बैड न्यूज होना। कोई भी व्यक्ति अगर बैड न्यूज है, इसका मतलब वो कैसा है? सोच के देखो। अगर कोई हमेशा बुरी खबर लेके आता है तो आप उससे मिलना चाहोगे कि नहीं? आप उसके साथ रहना चाहोगे कि नहीं? नहीं रहना चाहोगे। हर व्यक्ति जिंदगी में खुश रहना चाहता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, समवन हु इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। ऐसा व्यक्ति जो अवांछनीय हो, जिसको कोई नहीं चाहता हो, डिजायर्ड नहीं हो। ठीक है। अवांछनीय व्यक्ति है कोई जिसकी संगति में ना रहना चाहे, कोई उसके साथ ना रहना चाहे, वो क्या कहलाता है? बी बैड न्यूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये शायद पढ़ा हुआ होगा, ये एसएससी में भी पूछा गया है पिछले सालों में। देखिए, ड्राइंग बोर्ड जब स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑफिसेज में, कभी आपने ऑफिस कल्चर, कॉरपोरेट कल्चर ध्यान देखा हो, तो जब भी स्ट्रेटजी बनती है तो वो लोग एक बोर्ड रखते हैं और उस बोर्ड पर अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, कि हाँ हम इस तरह से चीज़ों को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। लेकिन जब आप वापस से ड्राइंग बोर्ड पर आते हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है। आप जिस स्ट्रेटजी के साथ उतरे थे मैदान में वो असफल हो गई है, और अब आप चाहते हो कि दोबारा से स्ट्रेटजी फिर से बनाई जाए, तो उसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जब ड्राइंग बोर्ड पे वापस आते हो, इसका मतलब वापस से उस स्ट्रेटजी बनाने के लिए आते हो। तो आपका जो आंसर है वो होगा टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन, एक बार फिर से प्लानिंग करना, बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड, क्योंकि पिछली जो योजना है आपकी वो असफल हो गई है। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट था बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान है, आई मतलब आंख है, तूफान की आंख में होना। तूफान की नजरों में केवल कौन है? तुम हो। मतलब तूफान तुम्हारे ही पीछे पड़ा है। सोच के देखो, तूफान है वो एक सिंबल है किसका? डिफिकल्टी का, परेशानियों का, और उसके नजरों में केवल तुम हो, इसका मतलब तुम हो उसके सेंटर में, दुखों तकलीफों के बीच घिरे हुए हो। तो ऐसा आंसर यहाँ पे देखिए कौन सा है? टू बी इन द मिडस्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी, विवादों में होना, डिफिकल्टीज में होना, परेशानियों में होना, है ना, ये मतलब होगा इसका। नेक्स्ट, लाइफ इन द फास्ट लेन। देखिए, कई आप देखते हो कि कई बड़े बड़े शहरों में काफ़ी सारी लेन्स होती हैं, रोड पर आप चलते हो तो। ठीक है। और आपकी लाइफ ऐसी है, आप मान लीजिए ड्राइविंग का काम करते हैं और ऐसे खूब सारी लेन्स हैं और आप इस तरह के रास्ते से हमेशा गुजरते रहते हैं। तो आप देखिए, आप जब ऐसे रास्तों से गुजरोगे, फास्ट लेन से गुजरोगे, तो गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं। कभी ऐसा दौर आता नहीं है, दुर्लभ क्षण होते होंगे कभी, कि कोई गाड़ी गुजरी नहीं हो आपके पास से या आपने किसी को पीछे नहीं छोड़ा हो। इसका मतलब लगातार चीजें चलती रहती हैं आपके साथ साथ, और ऐसी चीजें लगातार चलती रहती है, जीवन में क्या रहता है? एक्साइटमेंट रहता है, बहुत सारी चीजें, फुल ऑफ एक्टिविटीज होता है। ये जनरली क्या है? फुल ऑफ एक्टिविटीज। और चूंकि एक्टिविटीज जब बहुत ज्यादा होती हैं तो एक्साइटमेंट भी रहता है, तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट भी कहा जा सकता है इसको। और फुल ऑफ एक्साइटमेंट कहा जा सकता है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ये वाला। एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जो काफी एक्साइटिंग है और इवेंटफुल है, मतलब लगातार इवेंट होते ही रहते हैं, चीजें घटती ही रहती हैं। ये आपका आंसर है। 15 में क्या है? टू पास द बक। देखिए, बक जो है वो डॉलर को बोलते हैं। वैसे वैसे मैं फिलहाल याद कराने के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। बक एक एनिमल का नेम भी होता है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे याद कराने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, लंबे टाइम तक दिमाग में रख सकते हैं। बक जो है वो क्या है? एक डॉलर है। मान लो आपको पैसा दिया गया और आपको कहा गया कि ये काम कर दो। आपने उस पैसे को पास कर दिया, अपने पास से दूसरे को दे दिया।
जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसको काम दिया, इसने पैसा दे दिया बी को, भाई ये पैसा तू ले और ये काम कर दे। बी ने दिया सी को, भाई ये पैसा तू ले तू काम कर दे। सी ने दिया डी को, ये पैसा तू ले ले तू काम कर दे। फिर ई को दिया कि तुम काम कर दो, ये दे दे एफ को कि तुम काम कर दो, ये दे दे जी को तुम काम कर दो। तो अल्टीमेटली काम की जिम्मेदारी मिली थी ए को, और देखते देखते ये लगातार पहुंचती जा रही है, जिम्मेदारियां शिफ्ट हो रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? टू शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, किसी चीज की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देना। ठीक है, लगातार जिम्मेदारियां आगे से आगे मतलब दूसरों पर डाल देना। अब साहब है पैसेज। आमतौर पर ये जो पैसेज होता है वो हम लोग इस प्रकार के साइज को देखकर ही पैसेज के डर जाते हैं, हम लोग पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। तो देखो ये पैसेज इतना बड़ा है, कोई खास बात नहीं, सीधा क्वेश्चन में आते हैं। सीधा मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में टाइम कैसे कम लगता है, कैसे हमें पैसेज सोल्व करना चाहिए। तो क्या पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोटिक कम्युनिटी। इनमें से कौन सी वो चीज है जो बायोटिक कम्युनिटी से संबंधित नहीं है, बायोटिक कम्युनिटी से संबंधित नहीं है। यकीन मानो जनरली जो पहला क्वेश्चन है वो पहली स्लाइड से ही होगा या पहले पैराग्राफ से ही होगा, तो पढ़ना स्टार्ट करिए। यहां पे आपको बताना है कि बायोटिक कम्युनिटी में कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, आपको वर्ड समझ में आए नहीं आए कोई खास बात नहीं है, आपको ट्रांसलेशन पूरा आए नहीं आए कोई खास बात नहीं है, बस कीवर्ड्स पहचानिए, बायोटिक कम्युनिटी में कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, कह रहा है द ग्रुपिंग और assemblage of plants, animals and microbes we observe when we study a natural forest, a grassland or a coral reef or some other undisturbed area is referred to as the area's biota और biotic community। ये बायोटिक कम्युनिटी रहा। बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या आ गया? बायोटिक कम्युनिटी में आ गया नेचुरल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोरल रीफ, सम अदर अनडिस्टर्ब्ड एरिया, इसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, आगे भी देख लो। प्लांट पोर्शन जो होता है बायोटिक कम्युनिटी में, उसमें सब आते हैं, बड़े पेड़ से लेकर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्जी तक, एल्जी शैवाल को बोलते हैं। इसी तरह एनिमल पोर्शन देखोगे बायोटिक का, तो बड़े बड़े मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, और अर्थवॉर्म्स और टाइनी इंसेक्ट्स। अर्थवॉर्म्स और टाइनी इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, अर्थवॉर्म्स केचवे जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं, माइट्स, टर्माइट्स, दीमक वगैरह भी आते हैं। ठीक है, अब सुनो, आपसे पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें पूरा पढ़कर ट्रांसलेशन करने बैठोगे टाइम भी लगेगा, अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे, और इसका प्रभाव किसी और सेक्शन पर भी पड़ेगा कि आपने कल को यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये यहाँ थोड़ा सा आपने टाइम लगा दिया, तो मान के चलो कि ये जो आपने टाइम लगाया है ना, ये कोई और पोर्शन जो पेपर का प्रभावित करेगा उसको। तो बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या नहीं है ये बताना है। ह्यूमन, प्रोटोजोआ, बुश और वाटर। और देख लो, अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं हुआ आपको। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा, नेचुरल फॉरेस्ट था, ग्रासलैंड था, ये सब बायोटिक है। सारे के सारे जो मतलब पौधे हैं वो सब हैं, लार्ज ट्रीज भी हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्जे तक भी हैं। फिर एनिमल्स भी सारे आ गए। फिर आगे कह रहा है माइक्रोब्स एनकम्पास ए लार्ज एरे ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, ये भी आ गए, फंजाई भी आ गया, प्रोटोजोअन्स भी आ गया। तो यहाँ प्रोटोजोआ की बात हमने कर ली, लार्ज मैमल्स की बात की है तो मैमल्स में ह्यूमंस भी आ गए। ठीक है, बुश झाड़ी, ये कहीं दिया है क्या? यहां देखो सर्टेन स्पीसीज, सॉरी इससे आगे देखो, माइक्रोब्स एनकम्पास ए लार्ज एरे ऑफ माइक्रोस बैक्टीरिया, फंजाइन, प्रोटोजोअन्स, दस द बायोटिक कम्युनिटी कंप्राइजेस प्लांट कम्युनिटी। जो भी प्लांट कम्युनिटी में वो सारे आएंगे। तो बुश झाड़ी है वो प्लांट कम्युनिटी में आती है, वो भी उसमें आ गया। क्या नहीं है इसमें? इसमें नहीं है वाटर। क्या नहीं दे रखा? वाटर की चर्चा हमने नहीं की, तो वाटर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, पैसेज कितना ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना समय स्टूडेंट के पास होता नहीं है परीक्षा में, और पोर्शन भी करने होते हैं। तो इस अप्रोच से करोगे तो हो जाएगा। दूसरा, द नेचर ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन। जो बायोटिक कम्युनिटी का नेचर है वो मुख्यतया किस पर डिपेंड करता है? एक पैराग्राफ हम पढ़ चुके, दूसरे पैराग्राफ पे आ जाओ। सेकेंड पैराग्राफ, द पर्टिकुलर काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन अ गिवन एरिया इज डिटरमिन्ड बाई। क्या कहा था? डिपेंड करता है, तो डिटरमिन्ड बाई है ना। तो बायोटिक कम्युनिटी जो है वो किससे डिटरमिन्ड होती है? एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट, ये एबायोटिक है।
वाटर था ना, बायोटिक नहीं है तो ये एबायोटिक है। द टेम्परेचर, द सैलिनिटी और द टाइप ऑफ सॉइल इन द एरिया, दीज एबायोटिक फैक्टर्स बोथ सपोर्ट एंड लिमिट द पर्टिकुलर कम्युनिटी। इतना ही दे रखा है। आओ आंसर पर। द नेचर ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन, जो नेचर है बायोटिक कम्युनिटी का वो किस पर डिपेंड करता है? एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब ओनली 2 आपका आंसर आएगा। बायोटिक की चर्चा इसमें नहीं की है। आ रहा है आंसर? तीसरे में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर, इसमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है? एबायोटिक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो किस किस की बात की थी एबायोटिक फैक्टर में? देखो, एबायोटिक फैक्टर बोला है नहीं है। तो देखिए यहां पर हमने एक अभी पढ़ा एबायोटिक फैक्टर में, क्या क्या पढ़ा? टेम्परेचर इसमें है, मॉइस्चर इसमें है ना, वाटर या मॉइस्चर दोनों आ गए। तो एक तो ये काट दो आप, एबायोटिक फैक्टर नहीं है तो एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर है, काट दो, है ना, मॉइस्चर है, काट दो। क्या बचा? ह्यूमिडिटी बचा, एलजी बचा। एक बात समझो, एबायोटिक फैक्टर नहीं है, ये तो एबायोटिक फैक्टर है। एलजी किस में आया था? देखो, एलजी किस में आया था? पहले वाला देखो, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें ये दे रखा है आपको, द प्लांट पोर्शन ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी में आता है एलजी, इसका मतलब ये एबायोटिक नहीं है, ठीक है। क्या बोला आपको इसमें? एबायोटिक नहीं है। तो एबायोटिक बाकी सारे हैं और ये क्या है? बायोटिक, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इससे अगला पूछा वो कॉमन सेंस का है, एक्वेटिक कम्युनिटी। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक्वेटिक का मतलब सीधा सीधा पानी से है। एक्वेटिक का संबंधी किससे होता है? वाटर से। वाटर कहाँ है? ये रहा, आंसर आ जाएगा। बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन वाटर, ठीक। और एक क्या पूछा? स्पीसीज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, स्पीसीज जो डिफाइंड की जाती है वो किस बेसिस पर की जाती है? आओ, अभी हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा है ना। इससे आगे देखोगे अगले स्लाइड में, देखो इसमें स्पीसीज वाला आंसर आ जाएगा। स्पीसीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स कम्युनिटी। अ गिवन स्पीसीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी। एक तो सिमिलैरिटी आ गया, इन अपीयरेंस टू वन अनदर एंड विच आर डिस्टिंक्ट, ये डिफरेंस भी आ गया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अंतर होना। और वो क्या था? सिमिलर होना। तो हमारा आंसर यहां पे दोस्तों आ जाएगा दोनों, क्योंकि यहां दोनों दे रखे हैं आपको, ठीक। तो यहां आएगा आंसर बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना फिर से। कितना ही बड़ा पैसेज क्या ना हो, आपको कीवर्ड्स देखने होते हैं। कीवर्ड्स देखकर उन पैसेज में वो कीवर्ड सर्च करो और कोशिश करो कि आपने जब पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है उससे नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, इस तरह से आगे आगे क्वेश्चंस मिलते हैं। जनरली ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होता है, लेकिन जनरली ऐसे आंसर आ सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आंसर दिखने लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए 21 से 25 तक आपको पूछा है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे हैं। तो यहां बैनिश का सिनोनिम बताना है आपको। बैनिश का सिनोनिम क्या है? बैनिश मतलब होता है देश से निकाल देना, इसको एग्जाइल करना बोलते हैं, इसको एक्सक्लूड करना बोलते हैं, इसको ओस्ट्रसाइज बोलते हैं, ठीक है ना। ये ZE भी आता है यहां पे। इसका मतलब है बाहर निकाल देना। बाहर निकाल देना को आएगा डिपोर्ट, ठीक है। डिपोर्ट का मतलब भी प्रत्यार्पण करना, निकाल देना। सेंड इनटू एग्जाइल। कॉल बैक का मतलब वापस बुलाना। कॉल बैक का मतलब जिस स्थान से चले थे वहीं पर लौटना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। नोटिफाइड अधिसूचित करना, नोटिफाई करना। आपका आंसर आएगा डिपोर्ट। डेजलिंग का मतलब होता है ब्रिलियंट। डेजलिंग का मतलब होता है स्प्लेंडिड, ठीक है। डेजलिंग का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, मतलब शानदार हो, भव्य हो, वो डेजलिंग है। चकाचौंध भरा हो, ग्लिटरिंग हो, ग्लिटरिंग हो, ये डेजलिंग है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिलियंट। ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस दी ओपेरा में। डिजमल जो है वो ग्लूमी और सैड होता है। डिजमल मतलब ग्लूमी और सैड मतलब दुखी, यही पैथेटिक होता है सैड। और प्यूराइल ये होता है चाइल्डिश या फुलिश, बचकाना। चाइल्डिश या फुलिश, बचकाने को क्या बोलते हैं? प्यूराइल बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। क्या पूछा? शी रिबफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट,
रिजेक्ट कह दो या इसे टर्न डाउन कह दो। एक फ्रेजल वर्ब की सहायता से बताना चाहो तो फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन, इसको ठुकराना बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? ठुकराना। ठीक है, तो यहां देखिए, शी रिबक्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स, उसने जितने सजेशंस के फ्रेंड्स ने दिए सबको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्रिटिसाइज आलोचना करना है, ग्रांट का स्वीकार करना है। फिर है ही डिसऑन्ड हिज रॉयल लेगेसी। डिसऑन जो होता है ना, ये अबेंडन होता है, ये रिनाउंस होता है, छोड़ना त्यागना होता है। ठीक है, डिसऑन करना मतलब अपने से दूर कर देना होता है, तो एक्सेप्ट तो एंटोनिम हो गया, अबेंडेंड आ जाएगा। अलाउड अनुमति देना, क्वेश्चन पूछना। और एक सिनोनिम पूछा आपसे, द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्केप्टिकल। पब्लिक स्केप्टिकल थी, स्केप्टिकल मतलब ड्यूबियस, सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डाउटफुल। डाउटफुल इसका आंसर है। एंक्शस का मतलब होता है वरीड, चिंतित। होपफुल का मतलब होता है आशाजनक। और एक्सपेक्टेंट, जो एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेंट, जो एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लोज टेस्ट से है। तो यहाँ पे पहला देखिए, द अर्थ क्लाइमेट इज डैश चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। पृथ्वी का जो जलवायु है, पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है। कैसे बदल रहा है वो बताना है, तो आपको एडवर्ब चाहिए, ये आपकी वर्ब है, इसका यहाँ पे एडवर्ब चाहिए आपको। एडवर्ब वैसे डेडली भी है, डेडली का मतलब घातक भी होता है, फेटल जिसको बोलते हैं, लेकिन वो जो डेडली है वो तो एडजेक्टिव होता है। और अगर डेडली एडवर्ब हो तो उसको कंप्लीटली के अर्थ में हम यूज कर सकते हैं, है ना, पूर्णतया। पैशनेटली मतलब पूरे जुनून से, पैशन के साथ। थॉटफुली मतलब सोच विचार करके। और कंटिन्यूली का मतलब है फ्रिक्वेंटली, बार बार कह सकते हो, स्पोरेडिक तरीके से कह सकते हो, रुक रुक कर कह सकते हो, या फिर अनसीजिंगली भी हो सकता है, बगैर रुके भी हो सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पे जो आंसर है वो कंटिन्यूली ठीक बैठेगा कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो लगातार मतलब बिना रुके या फिर कुछ कुछ समय पर रुक रुक कर स्पोरेडिक तरीके से ये चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। तो आपका जो आंसर है वो बी आएगा, कंटिन्यूली। फिर कह रहा है सम ऑफ डैश चेंजेस, और ये जो बदलाव हैं, देखिए चेंजेस यहाँ पे प्लूरल है। अब प्लूरल के लिए आपके पास दो ऑप्शंस तो आप काट ही सकते हैं, कौन कौन सा? दिस और दैट, क्योंकि दिस और दैट तो सिंगुलर के लिए आते हैं। बचे आपके पास ऑप्शंस दीज और दोज। अब दीज और दोज आ सकते हैं क्या? तो दीज और दोज में से दोज नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी हमने जो बात की है कि क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है। अब इसी क्लाइमेट के जो बदलाव है इन्हीं की बात हम कर रहे हैं, तो हम दूर की बात नहीं कर रहे हैं, तो दूर के लिए दोज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा दीज। ये जो बदलाव है ये जो बदलाव है यहाँ पे हैव बीन ड्यू टू, वो रहे हैं किस कारण से? नेचुरल कॉजेज, मतलब कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण। बट अदर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड, लेकिन जो अन्य बदलाव हैं, तो कुछ बदलाव, सम ऑफ दीज चेंजेस, ये जो बदलाव हुए हैं इनमें से कुछ चेंजेस, देखो दोज और दीज दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन नजदीक और दूरी का फर्क हो जाता है। दूरी का मतलब यो नहीं है, आप कैसे मापोगे दूरी को, तो इसको यो समझिए। दूरी का मतलब है कि हम पहले बात कर चुके हैं, बहुत पहले पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो दो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने अभी पिछली स्लाइड में ही 26 नंबर का जो किया है उसमें इन चेंजेस की बात ही कर रहे हैं, जो हमने चेंज डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पे दीज किया। तो कुछ चेंजेस तो हैं किस कारण से? नेचुरल कॉजेज हैं, लेकिन अन्य जो है उनको श्रेय जाता है। एट्रीब्यूटेड टू का मतलब होता है एस्क्राइब टू, श्रेय देना या किसी कारण से होना। एस्क्राइब में टू लगता है, एट्रीब्यूट में टू लगता है। ये किस कारण से है? ऐसी एक्टिविटीज के कारण है। तो कुछ तो है प्राकृतिक और कुछ है मानव जनित। तो देखिए, प्रैक्टिकल तो व्यवहारिक होता है, जियोलॉजिकल जो है वो जियोलॉजी से संबंधित होता है, भूविज्ञान विषयक जिसको बोलते हैं ठीक है, एनिमल होगा नहीं तो इसलिए कर दीजिए ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि वनों की कटाई हम लोग करते हैं, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो उत्सर्जन होता है रसायनों का, गैसेज का, वो सब, एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा विच हैव लेड टू, और इसके कारण क्या हुआ है? लेड टू का मतलब होता है रिजल्टेड इन। इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम निकला है डैश ऑफ गैसेज एंड एरोसोल्स। एरोसोल्स जो होते हैं बहुत बारीक जो कण होते हैं किसी मैटर के, उसको बोलते हैं एरोसोल्स। ठीक है, इसका परिणाम ये निकला है कि गैसेज और एरोसोल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एसिमिलेट जो होता है वो तो आत्मसात करना होता है, किसी चीज को थरली अंडरस्टैंड करना होता है, किसी चीज को बहुत ही गहराई से समझना हो सकता है। एसिमिलेट का मतलब समावेशित करना भी होता है, इंक्लूड करना भी होता है। ठीक है, एब्सोल्यूशन का मतलब माफी होता है,
ये क्रिश्चियंस जो चर्च है, चर्च में एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया जाता है, एक औपचारिक घोषणा की जाती है कि जिस व्यक्ति ने जो भी पाप किया है वो उसका पाप सारा मुक्त हो गया है, उसको बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूशन। कलेक्शन का संग्रह है, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा हो जाना है। कलेक्शन एक्यूम दोनों लगभग सेम है, लेकिन कलेक्शन जो है कलेक्ट करने का प्रोसेस है, और एक्यूमुलेट मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली किसी चीज का एकत्रित हो जाना। तो इस कारण से, ठीक है, इन एक्टिविटीज के कारण क्या हुआ है, इस एक्टिविटीज के कारण गैसेज और एरोसोल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो गए हैं? एसिमिलेशन, एब्सोल्यूशन, कलेक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए आ जाएगा एक्यूमुलेशन, इकट्ठे हो गए हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर जब हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस वाला, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं, तो इन द एटमॉस्फेयर आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में द लगाना जरूरी है, एटमॉस्फेयर कई बार सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के रूप में आता है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर से पहले हम द नहीं लगाते हैं। लेकिन मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हम करेंगे। आगे कह रहा है दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, और ये जो गैसेज हैं इनको जाना जाता है किस रूप में? ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में। बिकॉज दे ट्रैप हीट, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने का मतलब समझते हो? हीट को ये जैसे जाल में फांसना होता है ना, ट्रैप करना, लेकिन ये क्या है? ऊष्मा को अपने पास जकड़ लेती है, पकड़ लेती है ग्रीन हाउस गैसेज, एंड डैश एयर टेम्परेचर, और एयर टेम्परेचर को फिर बढ़ा देती है। अब जब ऊष्मा रहेगी तो बढ़ेगा तापमान। बढ़ाने के लिए देखो, राइज तो खुद बढ़ना होता है, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, खुद बढ़ना है। बैलेंस, संतुलित करना है, संतुलन तो नहीं होगा जब ऊष्मा बढ़ेगी तो। अब बढ़ाने के लिए ये दो वर्ड्स हैं, ये जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए? टैक्स के लिए यूज करते हैं, सैलरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रुपए पैसों की जब बात करते हैं। इन्फ्लेशन से संबंधित ये वर्ड है, कहने का मतलब ये जो है इन्फ्लेशन से संबंधित एक वर्ड है। तो यहां आ जाएगा रेज, बढ़ा देती है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, तो ये ऑब्जेक्ट को देखते हुए हमें करना पड़ेगा क्या? रेज। नियर द ग्राउंड, जमीन के नजदीक। एक्टिंग लाइक अ ग्रीन हाउस गैस ऑन द सरफेस, अब ये ऐसे काम करता है कि ग्रीन हाउस गैस जो है सरफेस ऑफ द डैश, अब ये काम करता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में। और ग्रीन हाउस गैस कहां पर मिलेगी? ये सरफेस पर मिलेगी। सरफेस किसका है? सरफेस है, दो चीजें देखो यहां पे हो सकती हैं, सरफेस प्लैनेट का है, सरफेस क्रस्ट का है। क्रस्ट तो खुद ही सरफेस होता है, क्रस्ट तो है जो हार्ड एक जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं, है ना, क्रस्ट ऑफ द अर्थ हम बोल सकते हैं। तो सरफेस ऑफ द क्रस्ट भी हो सकता है। देखो, क्रस्ट, कोर और मेंटल, ये तीनों ही हैं, वो क्या हैं? वो तीनों ही भाग हैं किसके? पृथ्वी के, ठीक है। ऊपरी परत ये है, बीच का भाग ये होता है, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको हम मेंटल बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर ठीक बैठेगा प्लेनेट, क्योंकि सरफेस दे रखा है ऑलरेडी। अगर सरफेस यहाँ पे नहीं होता तो हम इसमें आंसर कर देते क्या? क्रस्ट। लेकिन क्रस्ट तो खुद ही सरफेस है, आउटर सरफेस है, इसलिए आप आंसर कर दीजिए प्लेनेट, मतलब पृथ्वी की बात कर रहा है, तो पृथ्वी का जो सरफेस है उस पे ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? क्रिएट करने के उद्देश्य से, और मजबूती देने के उद्देश्य से। किसको? साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, साइंटिफिक वैज्ञानिक, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, कैपेसिटी क्षमता। और कैपेसिटी के साथ दो चीजें लगती हैं, या तो फोर आता है या ओव लगता है। ओव तब लगता है जब आप किसी कंटेनर की बात करो, किसी जगह की बात करो, जितनी क्षमता है उतना, और पूरी क्षमता की बात करोगे तो ओव लगता है। वरना हम कैपेसिटी के साथ में जनरली फोर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे फोर लगाइए। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, किस उद्देश्य से? निर्मित करने के उद्देश्य से, और मजबूती देने के उद्देश्य से। किसको? वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को। क्षमता किसकी है? असेसमेंट की, इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन किसका? क्लाइमेट चेंज का देश में, ठीक है। डिफरेंट स्टडीज, अब इनके लिए अलग अलग स्टडीज जो है यहाँ पे की जा रही हैं। अब स्टडीज यहाँ पे डिफरेंट स्टडीज सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ठीक है। और इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे स्टडीज की जा रही हैं। ये पैसिव वॉइस बना है। पैसिव वॉइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का डूअर नहीं है। कौन स्टडी करने वाला है ये आपको दे नहीं रखा। जब काम करने वाला नहीं दे रखा होता तब पैसिव होता है। पैसिव होता है तो देखो ये एक्टिव है, ये एक्टिव है ना, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ये दोनों पैसिव है। अब अध्ययन डेवलप होंगे कि अध्ययन शुरू किए जाते हैं? तो डेवलप थोड़ी ना होंगे, इसलिए इनको शुरू किया जाता है, इनिशिएट किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो अध्ययन है उनको इनिशिएट किया जाता है। इसके तहत मैनी इंपॉर्टेंट बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग्स, बहुत महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो
मीटिंग्स हैं और नेगोशिएशंस है, चर्चाएं हैं, विचार विमर्श हैं, आर हेल्ड, उनको भी आयोजित किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स। ये एक फ्रेज होती है एट रेगुलर इंटरवल, इसका मतलब है नियमित अंतराल पर। रेगुलर इंटरवल के लिए एट का प्रयोग हम करते हैं, ये निश्चित फ्रेज है, इसका मतलब नियमित अंतराल पर। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एंटोनिम का। तो यहाँ पे 36 से एंटोनिम्स हम शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अंडरलाइन पार्ट का एंटोनिम बताना है। मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। देखो एंटोनिम बड़े आसान इसलिए मैं कहूँ क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो हैं वो एकदम से कट जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। डिप्लोरेबल जो है वो नेगेटिव टोन का वर्ड है। डिप्लोरेबल का मतलब निंदनीय होता है, और इसके सिनोनिम्स अगर बात करें तो रेप्रिहेंसिबल इसका सिनोनिम है, ऑप्रोब्रियस इसका सिनोनिम है, डेस्पिकेबल इसका सिनोनिम है। डेस्पिकेबल होता है हेटफुल, है ना, निंदनीय, घृणित, ये सब सिनोनिम्स हैं आपस में। डिप्लोरेबल का ही सिनोनिम रेप्रिहेंसिबल है, इसी का सिनोनिम ऑप्रोब्रियस है, और इसी का सिनोनिम है डेस्पिकेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निंदनीय होता है, डिसग्रेसफुल होता है ना, हेटफुल होता है। आपका जो आंसर है वो कमेंडेबल आएगा। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। क्या मतलब है? प्रशंसनीय। ठीक है, प्रेज वर्दी इसको कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये हुआ कि मोहन जो है वो बड़ी ही एक दयनीय स्थिति में या निंदाजनक स्थिति में रह रहा था, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आइए 37। दीज एक्सरसाइजेज विल काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो काउंटरैक्ट करेगी। काउंटरैक्ट का मतलब रोकेगी। काउंटर जहां लगता है इसका मतलब विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो रोकेगी, रोकने के लिए ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं। फॉइल और थ्वार्ट तो सीधा सीधा इसका मतलब सिनोनिम है ही, तो ये दोनों तो यहाँ पे हैं सिनोनिम्स। विफल करना, रोकना, है ना। कंट्रावीन जो है इसका मतलब ब्रीच होता है, या इसे आप क्या कह सकते हैं, इन्फ्रिंज कह सकते हैं, या इसे आप ब्रेक लो भी कह सकते हैं, कानून तोड़ने को बोल सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है वो एग्जासर्बेट है। एग्जासर्बेट का मतलब होता है एग्रावेट करना, या इसे आप कहिए वर्सन, या इसे आप कहिए एम्पलीफाई, या इसे कहिए आप इंटेंसिफाई। तो जहां एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वहां पे रोका जा रहा है, यहाँ गति तेज की जा रही है, और वैसे इसका मतलब बदतर करना होता है। ठीक है, बदतर करना और अधिक खराब कर देना, ये इसका मतलब है। इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये है कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्ट्रेस और टेंशन का जो प्रभाव है उसको काउंटरैक्ट करेगी, उसको विफल करेगी, उसको रोकेगी। 38 में आइए। 38 में परसिवियर का बताना है क्या एंटोनिम है। परसिवियर जो होता है वो परसिस्ट होता है, वो कैरी ऑन होता है, वो स्टैंड फर्म होता है, जारी रखना इसका मतलब है। परसिवियर क्या होता है? जारी रखना। कभी परसिवियरेंस सुना होगा आपने। गिव अप, छोड़ना हो जाएगा। एक तो आप किसी चीज को जारी रखें, कंटिन्यू करें, है ना, किसी भी स्थिति में अगर आप किसी कंडीशन को जारी रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसिवियर। परसिस्ट, कैरी ऑन, स्टैंड फर्म, और गिव अप का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। ये आपका आंसर होगा। इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन है यू हैव टू परसिवियर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। मतलब जो डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हैं, मतलब कहें कि जो थोड़ा सा कमजोर है पढ़ाई में, उनके साथ में कंटिन्यू करना है आपको, ये मतलब है। नेक्स्ट है देयर न्यू कलर स्कीम इज हीडियस। ये हीडियस है, इसमें OUS दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है, और हीडियस का मतलब भयानक होता है, तो इसका अपॉलिंग सिनोनिम है भयानक। ग्रोटेस्क, विकृत, भयानक सिनोनिम है। मकाब्र बोलते हैं इसको, मकाब्र भी भयानक ही होता है। ये डेथ से संबंधित होता है, रिलेटेड टू डेथ, मृत्यु से संबंधित, और इसीलिए ये होता है भयानक, डेथ से संबंधित। तो आपका जो आंसर है वो आएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपका आंसर यहाँ पे होगा, सुंदर। बाकी सब हैं देखने में कुरूप, विकृत, भयावह, ये सब। इसका ट्रांसलेशन ये है कि देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस। उनकी जो नई कलर स्कीम है वो क्या है? भयानक है, भयावह है। फिर पूछा एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग्स। स्क्वेंडर है वो होता है समय या धन को बर्बाद करना, है ना, यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो फ्रिटर अवे सिनोनिम है इसका। स्प्लर्ज भी सिनोनिम है। स्क्वेबल जो होता है वो क्वेरल करना होता है, लड़ना झगड़ना होता है। इसको ऑल्टरकेट भी कह सकते हैं, इसे बीकर भी कह सकते हैं, झगड़ना। और छोटी मोटे मुद्दों पर झगड़ना होता है, बिना किसी मतलब कोई बड़ी बात नहीं हो, महत्वहीन बात है, उसको झगड़ने को बोलते हैं हम क्या? स्क्वेबल। तो मैनेज इसका आंसर आएगा।
बाकी फ्रिटर अवे, स्प्लर्ज और स्क्वेबल ये दोनों तो सिनोनिम हो ही गए, ये एक अलग वर्ड था, ये इसका एंटोनिम है। तो जहां कहीं भी वो जाते हैं वो अपने अर्निंग्स को, जो भी वो कमाते हैं उनको वो बर्बाद कर देते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो ये हो गए 5 आपके एंटोनिम्स। अब आइए आप पैराजंबल पर, और पैराजंबल के लिए मैंने पहले वाले सेशंस में भी आपको बताया था, उसी अप्रोच से हम चलेंगे। पैराजंबल में PQRS में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? क्यू की। तो एक बार क्यू पढ़ लीजिए। क्यू में है द फंडामेंटल राइट्स आर, हो सकता है ना, तो इसी को देखो एक बार, द फंडामेंटल राइट्स आर, जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं। क्यू के बाद में एक में एस है, क्या है? बेसिक राइट्स है। जो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स है। एंड और पी क्या है? इंक्लूड, और ये शामिल करते हैं बेसिक फ्रीडम्स, मतलब मूलभूत आज़ादी को, है ना। द फंडामेंटल मूलभूत आज़ादी गारंटीड टू द इंडिविजुअल। अब फ्रीडम गारंटीड है कि लोग जो है उनको जो बेसिक फ्रीडम है वो मिले ही मिले। आपका आंसर आ गया, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा किससे स्टार्ट होगा, तो क्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो इसलिए हमने क्यू से इसको स्टार्ट किया, द फंडामेंटल राइट्स आर। अब क्यू के बाद में एस और आर में से आर हम कर नहीं सकते, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है किसको? इंडिविजुअल को। एस बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स। अब इसमें पता ही नहीं ना, तो यहां तक आपने मान लीजिए बना दिया सेंटेंस, ये दोनों मान लीजिए एक बार के लिए कि जोड़ दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है फिर कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल, कि जो मौलिक अधिकार हैं वो लोगों को गारंटीड तरीके से मिले हुए हैं। फिर ये बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड बेसिक राइट्स किसके लिए आ रहा है? नया ही सेंटेंस स्टार्ट हो गया ना, इसलिए आपको यहाँ पे आर से जुड़ेगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। और बाकी ऑप्शन देखिए, बेसिक राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स आर, ये भी हो सकता है। एस से स्टार्ट करें कि जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ही बेसिक राइट्स हैं। चलो खैर एक बस देखते हैं इसको। तो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स जो हैं क्यों दे रखा है, ठीक है। आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स, नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करें। क्यों? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं? बेसिक राइट्स हैं, और इंक्लूड करते हैं बेसिक फ्रीडम्स को, कि बेसिक फ्रीडम्स को इंक्लूड करते हैं, और क्या कह रहा है? गारंटीड टू द इंडिविजुअल, जो कि गारंटीड है इंडिविजुअल के लिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आपका आंसर होगा। 42 में आइए, आप खुद भी वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। मिलेनिया जो होता है वो मिलेनियम का प्लूरल है। मिलेनियम जो वर्ड है इसका प्लूरल जो बनाओगे वो मिलेनिया है। ये होता है सहस्त्राब्दी, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। सहस्त्राब्दी बोलते हैं 1000 वर्षों का जो समूह होता है, समय होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल है। तो एस, एस, पी और आर दो बार किससे है? एस से, तो एक बार हम एस से ही देखेंगे। द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट, भारत राष्ट्र जो है वो प्रोडक्ट है किसका? आर दे रखा है ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस, हिस्टोरिकल प्रोसेस का है। दैट हैज, और दैट हैज के साथ बीन लगेगा, पहली बात तो ये समझ लो, हैज के बाद बीन लगेगा तो आर के बाद क्यू आएगा। आर के बाद क्यू किस में है? इसमें नहीं है, इसके नहीं है, इसमें नहीं है। आपका आंसर आ गया, ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है एस, क्यू, एस, आर। एस से दो बार है, एस से देखिए एक बार, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, भारत की जो आजादी है उसने रिप्रेजेंट किया। अब क्यू और पी दे रखा है, किसको रिप्रेजेंट किया? क्यू में दे रखा है फॉर इट्स पीपल, ये तो बनेगा नहीं, है ना। भारत की जो आजादी है उसने रिप्रेजेंट किया। अब ये फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ, एक बार सोच लीजिए इसको, देखो भारत की आजादी ने रिप्रेजेंट किया एक ऐसे इपोक को। इपोक का मतलब होता है ईरा, युग। इपोक का मतलब है ईरा, युग। तो भारत की आजादी ने रिप्रेजेंट किया एक युग को, दैट वाज इम्ब्यूड। इम्ब्यूड के साथ विद लगता है, ध्यान रखिए। इम्ब्यूड विद का मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ होना। तो भारत की आजादी ने एक ऐसे युग का रिप्रेजेंटेशन किया जो भरा हुआ था किससे? विद अ न्यू विजन, एक नए विजन से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पी के बाद में क्या आएगा? आर आएगा। अब पी के बाद आर कहाँ है? इसमें है, ठीक है, ये हटाना पड़ेगा, फिर पी के बाद आर नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। पी के बाद आर यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। अब इसको पढ़ो, तो कह रहा है कि इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ एन इपोक। किसका स्टार्ट? भारत की आजादी ने यहां रिप्रेजेंट किया अपने लोगों के लिए स्टार्ट, किसका स्टार्ट? एक युग का। कौन सा युग? जो भरा हुआ था एक नए विजन से। सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा ए।
44 में एस, आर, एस और क्यू, दो बार एस से है, तो चलिए एस से ही स्टार्ट करिए। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है। एस के बाद में आर और क्यू है। क्यों करोगे फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग, इसलिए इंस्ट्रक्ट किया गया है डिस्कशन के लिए, या फिर उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो प्रेजेंट रहें। जोड़िए इसको, इंस्ट्रक्ट किया गया है किस चीज के लिए, उद्देश्य बता रखा है। तो एक बार इसको हम देखते हैं किससे, एस के बाद आर से। एस के बाद आर वाला, ये वाला एक पढ़ रहे हैं। तो एस में कहा है कि सारे स्टूडेंट्स को निर्देश दिया गया है कि वो लोग प्रेजेंट रहें किसके सामने, प्रिंसिपल के सामने। किस लिए, डिस्कशन के लिए। और डिस्कशन किस पर, फोर्थ कमिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, जो आगे आने वाली साइंस और गणित वाली एग्जीबिशन है, उसके लिए आपका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, सही है आंसर। और लास्ट में पूछा 45 जो अंतिम क्वेश्चन था पैराजंबल का, उसमें क्या है, क्यू, एस, आर और आर। आर दो बार है, आर से देखिए। विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर, एक और प्लेयर के सिलेक्शन के साथ, आर के बाद क्यू, टू द न्यू टीम, और सिलेक्शन किस में हुआ, नई टीम में। ठीक है, हो सकता है, ये देख लेते हैं। एस, द टीम नाउ हैज, अब जो टीम है वो क्या है, टू बॉलर्स, दो बॉलर्स हैं, दो बैट्समैन रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। देखो समझना ध्यान से, ये जो द टीम नाउ हैज, अब इस हैज के बाद में पक्का है कि ना तो विद आएगा ना टू आएगा, ये आएगा। इसका मतलब एस के बाद पी आएगा। एस के बाद पी आएगा, तो देखो यहां एस के बाद पी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, आंसर आ गया सी। बड़ा आसान आसान पैराजंबल आपसे पूछे। और 46 से 50 जो है वर्ड क्लासेस पूछी, मतलब वर्ड कैटेगरी बतानी है अंडरलाइंड पार्ट की, ध्यान से देखिएगा। अबोर्ड बताना है, अबोर्ड का मतलब घर होता है, हम्बल वैसे विनम्र होता है, लेकिन यहाँ हम्बल का मतलब साधारण सा, साधारण के लिए, जो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो, स्पेशल नहीं हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम्बल यूज करते हैं। तो देखो माई है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेता है। अगर दो शब्द हैं तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ए, नाउन। इसका मतलब है कि आपका स्वागत है विजिट करने के लिए, मेरा एक सामान्य सा घर है उसमें। दूसरा बताना है बियॉन्ड का क्या मतलब है। बियॉन्ड जो है के परे का अर्थ देता है। ये दो चीजें हो सकती है बियॉन्ड, या तो एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन। चूंकि आगे नाउन दे रखा है आपको, नाउन है तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ऑब्जेक्ट अगर होता है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। सिचुएशन जो है हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये इसका ट्रांसलेशन है। तीसरा पूछा है आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट तीन चीजें हो सकती हैं, एक वर्ब हो सकती है, एक प्रेपोजिशन हो सकता है, एक कंजंक्शन हो सकता है। यहाँ की जो सिचुएशन है यहाँ दैट दे रखा है। अगर सीधा ऑब्जेक्ट इसमें होता, अगर सीधा इसका ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसको प्रेपोजिशन बोल देता, वर्ब होती तो समझ में आपको आ ही जाता, ईडी लगा हुआ आता, कोई फॉर्म चेंज करके आती। लेकिन इसके में दे रखा है दैट आगे, और आगे ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कंजंक्शन है। आपका आंसर जो होगा एक्सेप्ट, वो डी आएगा, कंजंक्शन है। इसका ट्रांसलेशन ये है, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, केवल एक ही चीज बताई कि मुझे पैसों की आवश्यकता थी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया, ये मतलब है। फिर पूछा है नाइसली का क्या वर्ड कैटेगरी है, तो यहाँ ही है वो प्रोनाउन है, ड्राई क्लीन्ड है ये वर्ब है, माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कोट है वो नाउन है, और ड्राई क्लीन्ड की विशेषता बता रहा है नाइसली तो एडवर्ब है। और वैसे भी आपको पता है कि एडजेक्टिव के साथ हम एलवाई जब जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है, तो यहाँ पे नाइसली जो है वो एडवर्ब बन जाए, सॉरी हाँ एडवर्ब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी। और एक अंतिम प्रश्न था, वुड यू लाइक टू बाई दिस न्यू आइटम। दिस जो होता है मैंने काफी बार बताया है आपको, ये जो चार शब्द हैं दिस, दैट, दीज और दोज, ये मैंने बहुत बार आपको डिस्कस किया आपके साथ। ये जो वर्ड्स होते हैं ये या तो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आगे नाउन दे रखा होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और नाउन नहीं दे रखा होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब एडजेक्टिव ये दे रखा आपको है ना, और कंजंक्शन होगा नहीं, इंटरजेक्शन होगा नहीं, दो बचे, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। अब जनरली आप डिटर्मिनर्स जो होते हैं उसको हम एडजेक्टिव की श्रेणी में ही रखते थे पहले वाली इंग्लिश में, लेकिन आजकल अगर बात करें तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो रियल एडजेक्टिव नहीं होता, रियल एडजेक्टिव होता है क्वालिटी एडजेक्टिव वाला, ठीक है, जिसमें हम डिग्री बना सकते हैं, वो रियल एडजेक्टिव होता है। बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उसको हम डिटर्मिनर की श्रेणी में डालते हैं, इसलिए इसको आप डिटर्मिनर कहिए, वरना इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते थे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि रियल एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं आता है। ये था दोस्तों आपका एनडीए का पेपर का सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीपीओ और CHSL का जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है 9 बजे रात को लाइव, उसको हम कंटिन्यू करेंगे।
और जल्द ही आपको CDS का पेपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसका PDF जो है, स्क्रीन PDF जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा वैसा, वो आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। तो चलिए आप वो एक बार आप देख लीजिए PDF, उसको गो थ्रू करिएगा और ये क्वेश्चंस एक बार खुद से भी निकालने की कोशिश कीजिएगा और मैक्सिमम इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार।